वाली रात में उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जोर जोर से चलती हवा पेड़ों को झकझोर रही थी और साए साए की आवाज से माहौल में एक अजीब सा डर तैर रहा था। सिंगल लेन वाले उस हाईवे पर दौड़ते ट्रक हवा से बातें कर रहे थे। अगर उन ट्रक्स के सामने कोई आ जाए तो उसके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। पर एक लड़की थी जो शैतानी साए और अकस्मात मौत के इस पहर में उस रोड पर अकेले चल रही थी। उसकी चाल धीमी थी पर सांसें भरी हुई। ऐसा लग रहा था वो कहीं से भागते हुए यहाँ तक पहुंची है। तो उसने अपना हाथ पेट पर रखा था, ऐसे जैसे किसी घाव को दबाने की कोशिश कर रही हो। ब्लैक कलर के हुडी पहने उस लड़की की शक्ल देख पाना थोड़ा मुश्किल था, पर यह तो तय था कि वो तकलीफ में थी और उसे यहाँ नहीं होना था। तभी उसे पीछे से एक ट्रक की आवाज़ आई। वो लड़की पलटी और ट्रक की तेज लाइट में उसका चेहरा दिखा। 26-27 साल की उस लड़की के चेहरे पर डर और दर्द साफ जाहिर था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उस लड़की ने अपने दोनों हाथ हिलाए और उस ट्रक को रोकने की कोशिश की। सुनसान रास्ते पर किसी अजनबी से मदद मांगना किसी भी लड़की के लिए खतरे से खाली नहीं है, पर ऐसे रास्तों पर अकेले भटकना उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो ट्रक रुक गया। लड़की ने कांपती आवाज़ में उस बूढ़े ट्रक ड्राइवर से कहा, अंकल, मुझे पास वाले शहर में छोड़ देंगे प्लीज़। उस ड्राइवर ने लड़की की हालत देखी और वो समझ गया उसे मदद की ज़रूरत है। उसने उससे पीछे बैठने को कहा। ट्रक आम की पेटियों से भरा था। उस लड़की ने थोड़ी सी जगह अपने लिए बनाई और बैठ गई। थोड़ी देर में उसने अपना खून से सना टी-शर्ट उठाया और अपने पेट पर लगे एक गहरे घाव को देखा। वो घाव किसी तेज चाकू का लग रहा था। उससे बहुत सारा खून बह चुका था और उसे जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत थी। ट्रक में होने के बावजूद वो लड़की काफ़ी डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जो कोई भी उसका पीछा कर रहा है वो उसे कहीं से भी देख सकता है, उसे मार सकता है। लगभग आधे घंटे बाद ट्रक वाले ने गाड़ी रोकी और कैबिन की विंडो खोलकर उस लड़की से कहा, मैडम, शहर के अंदर जाना है तो यहीं उतरना पड़ेगा, मुझे आगे जाना है। उस लड़की ने ट्रक वाले को धन्यवाद कहा और वहीं उतर गई। धीरे धीरे वो उस रास्ते पर बढ़ रही थी जो शहर की ओर जा रहा था, पर अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसे चक्कर आने लगे थे। तभी उसे लगा जैसे उसके कदमों के साथ कोई कदम मिलाकर चल रहा है। जब वो अकेले चल रही थी तो किसी और के चलने की आहट कैसे आ सकती है। उसने तपाक से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ों से गुजरती हुई धीमी सी सीटी मारती हुई हवा की आवाज़। वो लड़की मुड़कर दोबारा चलने लगी और फिर वही पैरों की आहट। लेकिन इस बार भी मुड़कर देखने पर उसे कोई नहीं दिखा। वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि कोई सच में उसका पीछा कर रहा था या उसका दिमाग उसके साथ कोई खेल खेल रहा था। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे उस अंधेरे में और कोई नहीं नजर आया। उसने एक गहरी सांस ली। अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए फिर से चलना शुरू करने ही वाली थी जब उसे लगा जैसे उसके कानों के पास कोई सांस ले रहा हो, जैसे किसी की सांस की डरावनी गर्माहट, जैसे कोई उसे कोई राज बताने उसके बहुत नज़दीक आया हो।
वो डर के मारे वहीं रुक गई। उसके कदमों ने उसके दिमाग की सुनना बंद कर दिया और फिर एक हल्की सी आवाज ने उसके कानों में कहा, तुम भाग सकती हो, छिप नहीं सकती। वो लड़की कांपने लगी और तब वो मैली शक्ति ने उसे धक्का दिया और वो अचानक सड़क के बीचों बीच आ गई और तभी मोड़ से आ रही तेज स्पीड कार ने उसे टक्कर मार दी। वो एक ही झटके में उछलकर पास की झाड़ियों में जा गिरी। तभी वहां हवा में एक सफेद धुएं सी आकृति उभर आई और वो एक चेहरा था जो ठीक से नहीं दिख रहा था, पर वो एक बुरा साया था और ये शैतानी हरकत उसी की वजह से हुई थी। जो शख्स कार चला रहा था उसका नाम आलोक खन्ना था। 28 साल का ये नौजवान न्यू लाइफ हॉस्पिटल में एक सर्जन था। देर रात एक सर्जरी करके वो अपने घर लौट रहा था। उस लड़की से टक्कर के ठीक पहले वो अपनी माँ से बात कर रहा था और बोल रहा था, क्या बताऊँ माँ, एक इमरजेंसी केस आ गया इसलिए लेट हो गया, बस 10 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ। और तभी उसकी कार के सामने वो लड़की आ गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे समझ नहीं आया कि कैसे हुआ। उसने कार से उतरकर उस लड़की को चेक किया। वो बेहोश थी और उसके सर से खून बह रहा था। आलोक ने देर नहीं की, वो उसे लेकर न्यू लाइफ हॉस्पिटल आ गया। उस लड़की की हालत नाजुक थी, पर यह एक पुलिस केस था, इसलिए आलोक ने रिसेप्शनिस्ट को उस एरिया के इंस्पेक्टर विशाल कर्माकर को इत्तला करने को कहा और नर्स से कहा, इसका सीटी स्कैन करवाओ एंड बी क्विक, इसकी हालत ठीक नहीं है। आलोक परेशान होकर कॉरिडोर में घूम रहा था, बार बार सोच रहा था, क्या इस लड़की का एक्सीडेंट उसकी गलती से हुआ? इस एक्सीडेंट ने आलोक को अंदर तक हिला दिया था। पेशे से वो एक सर्जन था, हर दिन कई लोगों की जिंदगी बचाता था, पर ये एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था। कुछ तो था उसके पास्ट में जो इस एक्सीडेंट से फिर लौटाया था। सीटी स्कैन करने वाले रेडियोलॉजिस्ट ने आलोक को उस लड़की की रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, आलोक, इट्स अ सीरियस मैटर यार। इस लड़की के शरीर पर एक्सीडेंट के पहले भी बहुत घाव थे। शी हैज अ रप्चर्ड स्प्लीन और काफी इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। ऐसे लग रहा है इस पर चाकू से हमला हुआ है, और वो भी एक बार नहीं, बार बार। आलोक ये सुनकर हैरान था। शायद तभी इस लड़की को होश नहीं था और वो उसकी गाड़ी के सामने आ गई, पर अभी वक्त ये सब सोचने का नहीं था, बल्कि उसे बचाने का था। आलोक ने अपनी छोटी बहन अपर्णा को मैसेज किया, प्लीज इन्फॉर्म माँ दैट आई वोंट बी कमिंग होम टुनाइट, एक और इमरजेंसी है। आलोक ने पुलिस का वेट नहीं किया और वो उस लड़की को सर्जरी के लिए ओटी में ले गया। वहाँ आलोक के अलावा 2 जूनियर डॉक्टर्स और 3 नर्सेस भी थी। वो सब उस लड़की की जान बचाने की कोशिश में लगे थे। बेहोश पड़ी उस लड़की के शरीर पर कई सारे घाव थे और ये उसकी किस्मत थी कि वो जिंदा थी। आलोक ब्लीडिंग बंद करने के लिए उसके घाव सिल रहा था, तभी धुएं का वो गुब्बार ओटी के अंदर आ गया। पर अब की बार वो सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि एक पूरा शरीर था। धीरे धीरे वो धुआं पूरे ओटी में फैल गया। आलोक और बाकी लोग अपने काम में इतने मग्न थे कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। पर तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट में कुछ गड़बड़ होने लगी। ऑपरेशन टेबल के ऊपर वाला बल्ब बार बार बंद होने लगा। आलोक और बाकी लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और वो लोग कुछ समझ पाते उसके पहले पूरे रूम की लाइट बंद हो गई। वो लड़की जिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थी, उस मशीन में से भी पीप पीप की आवाज़ आ रही थी। वो कभी भी बंद हो सकती थी और वो लड़की जोर जोर से हिलने लगी। आलोक और बाकी डॉक्टर्स ये देखकर घबरा गए। आलोक ने नर्स से चीख कर कहा, टेल देम टू स्टार्ट द डैम जनरेटर, वी आर लूजिंग हर। और नर्स दौड़ती हुई ऑपरेशन थिएटर से बाहर चली गई।
पर वो लड़की किसी भी वक्त दम तोड़ सकती थी। इसलिए आलोक लाइट का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने नर्स से कहा, अपने फोन की टॉर्च ऑन करो जल्दी। वहां खड़े सभी लोगों ने अपने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और आलोक उसकी लाइट में स्टिचेस लेने लगा। उस ऑपरेशन थिएटर में एक अजीब सा सन्नाटा था और एक गहरा डर। वो साया उसी कमरे में था, उस लड़की की जान लेने को तैयार, और आलोक हार नहीं मान सकता था। उसने फोन के टॉर्च की रोशनी में अपना काम पूरा किया और तभी लाइट आ गई। वो लड़की अब स्टेबल थी। आज उस लड़की के मरने का दिन था, या यूं कह सकते थे कि वो साया आज उस लड़की को नहीं मारना चाहता था। इंस्पेक्टर विशाल कर्माकर आलोक के कैबिन में उसके डेस्क के सामने बैठा था। आलोक और वो कई केसेस पर साथ में काम कर चुके थे। विशाल जानता था कि आलोक जितना काबिल डॉक्टर है उतना ही जिम्मेदार इंसान भी, पर फिर भी केस की छानबीन करना उसका काम था और वो यहाँ आलोक से एक्सीडेंट का कारण ही समझने आया था। आलोक ने उस लड़की की रिपोर्ट्स विशाल को दिखाते हुए कहा, ये इसकी सीटी स्कैन रिपोर्ट्स है। एक्सीडेंट से पहले ही लड़की काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड थी। शी हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड स्टैबिंग वुंड्स, और यही कारण है वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और मेरी गाड़ी के सामने आ गई। वो तो अच्छा था गाड़ी स्पीड में नहीं थी, अदरवाइज पता नहीं क्या हो जाता यार। विशाल ने आलोक की पूरी बात सुनी और रिपोर्ट्स भी देखी। वो जानता था आलोक कभी इतना गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता कि किसी का एक्सीडेंट कर दे। विशाल ने आलोक से कहा, आई नो डॉक, इसमें आपकी गलती नहीं। मैंने पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स देखी और आपके रेडियोलॉजिस्ट से भी बात की, सो देयर इज नथिंग फॉर यू टू वरी। पर मुझे आपसे पेशेंट की डिटेल्स चाहिए। कौन है ये लड़की, कहाँ से आई, यू नो एनीथिंग? आलोक ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं विशाल, उस लड़की के पास से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। पॉकेट में कोई वॉलेट या फ़ोन भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये कहीं से भागकर उस रोड पर पहुंची थी। इंस्पेक्टर विशाल भी सोच में पड़ गया। उसने आगे बोला, अब तो उसके होश आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वो कहाँ से आई है और कौन उसे मारना चाहता है। विशाल इतना कहकर वहाँ से चला गया, पर आलोक अभी भी सोच में डूबा हुआ था। वो डॉक्टर था, पर साइंस में यकीन करने के साथ साथ उसे भगवान पर भी भरोसा था, और वो भगवान से बस उस लड़की के ठीक होने की दुआ मांग रहा था, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी उसका जिम्मेदार होगा। ऑपरेशन और बाकी की फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करते करते सुबह हो चुकी थी, इसलिए आलोक सुबह 8 बजे घर लौटा। उसकी माँ भारती और छोटी बहन अपर्णा ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। आलोक के पिता की डेथ बहुत पहले हो गई थी। उसके बाद आलोक और अपर्णा की पूरी जिम्मेदारी उनकी माँ भारती पर आ गई थी। भारती साइंस ग्रेजुएट थी और अपने पति की डेथ के बाद उन्होंने स्कूल के बच्चे को साइंस पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत और कोशिशों से वो कॉलेज में प्रोफेसर बन गई। आलोक को डॉक्टर और अपर्णा को डेंटिस्ट बनाने का पूरा श्रेय भारती को ही जाता था। वो भले ही एक हिम्मत वाली औरत थी, पर दिल तो माँ का ही था। इसलिए आलोक को जब हॉस्पिटल से आने में देर होती, भारती ठीक से सो नहीं पाती। आलोक भी भारती और अपर्णा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और कल रात वाले हादसे के बारे में उनको बताने लगा। भारती ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गई। उसने कहा, बेटा, कल चंद्र ग्रहण था। ऐसे दिनों पर अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। भगवान का शुक्र है तुझे और उस लड़की को कुछ नहीं हुआ। भारती की बात सुनकर आलोक और अपर्णा दोनों हंसने लगे। अपर्णा ने कहा, माँ, आप साइंस की प्रोफेसर है और आपने भैया और मुझे डॉक्टर बनाया है, और फिर भी आप ऐसी बातों पर यकीन करती हैं। भारती जानती थी उसके बच्चे कभी ऐसी बात पर यकीन नहीं करेंगे, पर वो लोग ये बात नहीं जानते थे कि कल रात सच में अपने साथ अनहोनी लेकर आई थी। वो अनहोनी जिससे आलोक की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी।
जैसे जैसे एनेस्थीसिया का असर कम होने लगा, वो लड़की होश में आने लगी। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और देखा कि वो हॉस्पिटल के रूम में अकेली है, आसपास कोई भी नहीं है। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ क्या हुआ, वो यहाँ कैसे पहुंची, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। बस वो उसके पूरे शरीर में दर्द महसूस कर पा रही थी, खासकर सिर के पिछले वाले हिस्से में जहां उसे चोट लगी थी। उसका गला सूख रहा था। आसपास देखा तो उसे बेड के साइड में कॉल बटन दिखा। नर्स को बुलाने के लिए उसने वो बटन दबाया, और थोड़ी देर बाद तक भी कोई नर्स नहीं आई। उसने वो बटन फिर दबाया, पर अब की बार भी कोई नहीं आया। उस कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। हॉस्पिटल में होने के बावजूद बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, और तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक नॉक की आवाज उसे अपने बेड के नीचे से आई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो डर से कांपने लगी और कॉल बटन को जोर जोर से दबाने लगी, और लगभग चीखते हुए उसने मदद के लिए आवाज लगाई, कोई है? प्लीज कैन समवन हेल्प मी? पर उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। लेकिन बेड के नीचे से नॉक की आवाज उसे फिर सुनाई दी। अब की बार वो आवाज तेज थी, बिल्कुल साफ। उसके बेड के नीचे कोई था। ये आवाज उसका वहम नहीं हो सकती। डरते डरते ही वो अपनी जगह से उठी और हिम्मत करके उसने अपने बेड के नीचे झांक कर देखा। कोई नहीं था। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, पर यह डर शायद उसके दिमाग की उपज थी। उसने राहत की गहरी सांस ली और वो फिर अपने बेड पर सीधे लेट गई, और उसके कान के बिल्कुल पास किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, एक जला हुआ खून में लथपथ चेहरा बिल्कुल उसके पास उसके तकिए पर सोया था। वो डर के मारे जोर से चीखने लगी, और तभी उसकी आंख खुल गई। ये एक बुरा सपना था। इस बार उसकी चीख बाहर तक सुनाई दी, और 2 नर्स दौड़ती हुई उसके कमरे में आ गई। आलोक ज्यादा देर घर पे नहीं रुका और फिर से हॉस्पिटल आ गया। उसे उस लड़की की चिंता सता रही थी। आलोक हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर ही था, तभी एक नर्स ने उसे इन्फॉर्म किया, सर बेड नंबर 41 वाले पेशेंट को होश आ गया है, और इंस्पेक्टर विशाल कर्माकर भी आ गए हैं। ये पेशेंट वही लड़की थी। आलोक उसके रूम की तरफ दौड़ा। रूम के बाहर ही आलोक को विशाल मिल गया। विशाल के चेहरे पर निराशा थी। आलोक कुछ पूछता उससे पहले विशाल ने कहा, उस लड़की को कुछ याद नहीं है, ना उसका नाम, घर, पता, और ये भी नहीं कि उसे कौन मारने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर आलोक भी उदास हो गया। उसने कहा, ऐसी ये एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है। ऐसे एक्सीडेंट के बाद यूजुअली कंकशंस हो जाते हैं, और ये एमनीजिया उसी का कारण हो सकता है। यू नो, लाइक PTSD। लेट मी टॉक टू हर। और इतना कहकर आलोक रूम के अंदर आ गया। वो लड़की अपने बेड पर बैठी थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी और चेहरे पर थकान थी। आलोक ने टॉर्च से उस लड़की की आंखें चेक की और उससे पूछा, क्या तुम जानती हो तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया था? उस लड़की ने ना में सर हिला दिया। आलोक ने फिर पूछा, क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा? तुम सिटी के बाहर वाले हाईवे पर थी, कैसे पहुंची तुम वहां? उस लड़की ने थोड़ा सोचने की कोशिश की, पर फिर हार कर जवाब दिया, मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंची, पर मुझे अभी तक डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है और मैं उससे भाग रही हूँ। उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा और उसकी सांसें तेज होने लगी। आलोक ने उसे कहा, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू स्ट्रेस योरसेल्फ। अभी तुम एक काम करो, तुम आराम करो। और आलोक ने वहाँ खड़ी नर्स को उस लड़की का ध्यान रखने को कहा और बाहर विशाल के पास आ गया। उसने विशाल से कहा, ये टिपिकल
पोस्ट एक्सीडेंट कंडीशन है। पेशेंट्स को कई दिनों तक अपनी आइडेंटिटी याद नहीं रहती। मेमोरी रिगेन करने में वक्त भी लग सकता है। क्या हम न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर इस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट नहीं कर सकते? पर विशाल कुछ और सोच रहा था। उसने कहा, यह बात तो तय है कि कोई इस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था, और अगर हम इसके जिंदा होने की इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे लगता है वी शुड वेट। और हो सकता है जैसे तुम कहते हो, ट्रॉमा से बाहर आते ही इसे सब याद आ जाए। तब तक मैं आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक करता हूँ। अगर इस लड़की के डिस्क्रिप्शन से मिलती जुलती कोई मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है। आलोक विशाल की बात से सहमत था। इंतज़ार करने में ही भलाई है, पर वो ये नहीं जानता था कि जितना वो इंतज़ार करेंगे वो शैतानी ताकत उतनी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जैसे ही नर्स उस लड़की को बेड पर सुलाकर रूम से बाहर आई, उस कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया और उस लड़की के पैर के तलवे पर अपने आप एक घाव उभर आया। वो लड़की दर्द से चीखने लगी, पर किसी को उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं आई। वो साया शायद इस लड़की को मारना नहीं, तड़पाना चाहता था। पर अभी सवाल ये था, कौन थी वो लड़की और ऐसा क्या किया था उसने कि एक शैतानी साया उसके पीछे पड़ा हुआ था। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट, मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे। साथ ही से सुनिए रेड एफएम इंडिया और सभी लीडिंग पॉडकास्ट ऐप्स पर। रेड एफएम पर जाते रहो।